समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज का हमारा टॉपिक निहायत ही इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि किस तरह से जेंजी रिलेशनशिप्स की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रही है। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो करीबी दोस्त या घर वाले घर बैठे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लव्ड वन को या फिर हमारे बच्चों को इस टाइम डिप्रेशन और एंजाइटी है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफाफ मंसूर, जो कि कंसल्टेंट हैं स्पेशल नीड्स एंड रिहैबिलिटेशन एंड लाइफस्टाइल कोच। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं फलक? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, इंट्रो में भी जैसे मैंने जिक्र किया कि जेंजी रिलेशनशिप्स की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो घर में बैठ के भी पता चल सकता है कि हमारा बच्चा या हमारा लव्ड वन डिप्रेशन का शिकार है? Thank you very much, Falak, for having me here and talking about this topic. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें नाउ डेज इफ़ लाइक 20 यंग वंस जो कि जेन ज़ी की एज में हैं वो आते हैं तो ऑलमोस्ट 15 to 16 आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप इशूज़. सो दिस इज़ सच स्ट्रगलिंग स्टेज फॉर देम. और ऑफ कोर्स सिर्फ वही सफ़र नहीं कर रहे होते बल्कि फैमिली भी सफ़र कर रही होती है और पेरेंट्स ख़ास तौर पे जिन्होंने उनको इस स्टेज पे तो फोकस ये होता है कि वो पढ़ाई करें. शायद वो कुछ लोग करियर की स्टेज पे भी होते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं एक तरफ लग के कोई एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन वाली स्टेज में चल रहे होते हैं और बाकी सब लाइफ एक्टिविटीज़ जो है वो स्टॉप हुई भी होती हैं. सो आई थिंक आज का पॉडकास्ट जो है दिस विल बी हेल्पिंग वन फॉर ऑल दोज पेरेंट्स एंड यंग वंस जो कि इसको सफ़र करें. और आज हम थोड़ी सी इस पे भी बात करेंगे कि इसको आप कैसे खुद से भी मैनेज कर सकते हैं, फैमिली कैसे सपोर्ट कर सकती है. और एक उम्मीद भी आपको नज़र आनी चाहिए कि लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट दिस कि आपने यहीं तक रुक जाना है और यही आपका रिलेशनशिप था और इसके आगे पीछे ज़िंदगी में कुछ आपको नज़र तो नहीं आ रहा. बिहेवियर में ऐसे कौन से चेंजेस आते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है या इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है या इसको थेरेपी की ज़रूरत है? देखिए बिहेवियर्स जो हैं दे डिपेंड ऑन बिहेवियर्स जो होते हैं ना हमारे, वो हमारी आप समझ लीजिए आउटकम्स हैं. सो वो आउटकम्स हमारे उसी लेवल पे शो हो रहते हैं जिस इंटेंसिटी से हमें कहीं इमोशनली हिट हुआ होता है. सो वो जितना स्ट्रॉन्ग इमोशनल हिट होगा हमारे बिहेवियर्स में भी उतना ही डिफरेंस आएगा. सो वो इमोशनल हिट हर एक की डिफरेंस हो सकती है. उसके अंदर अगर तो देखें कोई बहुत ज़्यादा स्वीयरली हिट है इमोशनली और उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है तो ऑफ कोर्स कुछ चंद एक चीज़ें तो उसके सामने बहुत क्लियर हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले विथड्रॉल है. वो विथड्रॉल है फ्रॉम लाइफ एक्टिविटीज़, यानी जो रूटीन की लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उसमें विथड्रॉल नज़र आना शुरू होता है. यानी इंटरेस्ट कम, बिल्कुल मेरा दिल नहीं चाह रहा है, मैं ये कर लूँगा तो क्या हो जाएगा और आज नहीं तो कल कर लेंगे, क्या हो गया, मूड ख़राब है तो इस वजह से मैं ये काम नहीं करना. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉमनली हमें नज़र आना शुरू होती हैं और रिपीटेडली हो रहा होता है. ऐसा नहीं होता कि जैसे एक दिन रहा ना, मुसलसल आप इस तरह की कैफियत को फेस कर रहे होते हैं. और ये कैफियत ऐसी होती है कि सिर्फ आप फील नहीं कर रहे होते बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी फील कर रहे होते हैं. जैसे माँ बाप हैं तो वो ये फील करना शुरू कर देते हैं कि यार ये 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, ये इसी तरह की कैफियत में है. हमें नज़र आ रहा है कि किसी से बात नहीं कर रहा, बाहर भी नहीं जा रहा अपने फ्रेंड्स के साथ. ठीक है, कोई कॉल आती है तो वो भी इतना सीरियसली अटेंड नहीं करता. खाने पीने में बहुत रूटीन डिफरेंट हो जाती है. इसी तरह से सोने जागने की रूटीन बहुत डिफरेंट हो जाती है. और ख़ास तौर वो काम जो आपके बहुत फेवरेट होते हैं, जिनसे आप इंजॉय कर रहे होते हैं, चाहे वो बहुत मामूली सी बात हो, जैसे कोई बहुत पसंद का खाना खाना होता है, किसी पसंद के इंसान के साथ बैठ के गप लगाना होता है, या कोई आपका फेवरेट टीवी शो होता है, आप वो देख रहे होते हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट उसमें भी नहीं रह पा रहा होता. सो दीज आर द वेरी कॉमन साइंस जो कि बिगनिंग में आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं. लेकिन इनकी सीवियरिटी इतनी होती है कि सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं या फ्रेंड्स हैं, वो भी फील करना शुरू कर देते हैं कि यार आज हमारा दोस्त हमारे साथ बैठा हुआ है लेकिन बड़ा ऑफ लग रहा है. ठीक है, इसका तो मतलब इंटरेस्ट नहीं लग रहा, गपशप ही नहीं लगा रहा. और वो एक मीटिंग में नहीं 2-3 मीटिंग्स ऐसी हुई, लगा कि यार ये वाला तो वो बंदा ही नहीं है, ये तो वो बंदी ही नहीं है जो हमारे साथ बैठ के इतना गप लगाती थी और अब जो है ये बातचीत नहीं कर रही. सो दीज आर द वेरी कॉमन साइंस जो हमें नजर आ रहे हैं. ठीक है डॉक्टर साहिबा, हमने देखा कि आजकल जो जेंजी में डिस्कशन होती है ना वो ये होती है, अच्छा तुम्हारा रिलेशनशिप है, कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, और फिर बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रॉमा बॉन्ड का शिकार होते हैं. रिलेशनशिप की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी किस हद तक हिट करती है किसी भी इंसान को?
देखिए, ये जो आपने बात की ना कि आज के कल हमारा बड़ा कॉमन नज़र आ रहा है कि हम पूछते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है या नहीं हाँ। है, कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या नहीं है। सो दिस इज़ वेरी कॉमन स्टेटमेंट्स हमें जेन ज़ी के, अगर आप अंदर बैठे हैं तो बिल्कुल। हमें ये नज़र आ रहा होता है। बल्कि इवन बच्चे घर में भी आके बता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि फ़लाँ मेरे फ्रेंड ने ये बात कही, तो मेरा तो कोई ऐसा फ्रेंड है ही नहीं है, और एग्जैक्टली, इवन स्कूल में आजकल ये सो बातें डिस्कस हो रही एक्चुअली हैं। पाकिस्तान में जो है ना, वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू सम कल्चरल ट्रांजिशन। ठीक है। इट्स अंडरवे, कल्चरल ट्रांजिशन जो है ना अंडरवे है। एक तरफ तो हमारे ट्रेडिशनल माइंडसेट्स हैं, हाँ। हमारा पाकिस्तानी कल्चर है जिसमें कि हमें ये पता था कि आपके जो रियल फ्रेंड है दैट विल बी योर हस्बैंड और बिल्कुल। वुड बी हस्बैंड और हाँ। वाइफ जो आपका होने वाला है, हाँ। ठीक है। लेकिन अब ये सारा जो ट्रांजिशन और ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है, हाँ। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोर्स ग्लोबलाइजेशन की वजह से, सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बिल्कुल। की वजह से। हाँ। इवन यू हैव सो मैनी एप्स ऑन सोशल मीडिया, जैसे हाँ। डेटिंग एप्स हैं, मैरिज एप्स के नाम पे बिल्कुल, बहुत सारी comparison एप्स trap में बनी हैं हुई हम। हैं, हाँ। ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक और तरफ लेके जा रही हैं। ठीक ग्लोबल है। ट्रेंड्स जब हमारी जेन-ज़ी देखती है तो वो और तरह से हैं। बिल्कुल। पाकिस्तानी कल्चर और है। हमारे पेरेंट्स अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे हाँ। स्कूल के नॉर्म्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन जो जेन ज़ी का माइंडसेट है वो कहीं शिफ्ट हो चुका है। हाँ। सो इसका मतलब है कि वो जो ट्रांजिशन का गैप है ना, वो इतना वाइड है कि वो क्रॉस नहीं कर पा रहे और वो दे फॉल इन दैट गैप। ठीक है। सो उस गैप को हमें कंसिडर करना है। जेन ज़ी को भी बहुत एफर्ट करनी पड़ रही है, हाँ। क्योंकि वो सब कुछ नहीं कर पा रहे। और सिमिलरली जो एडल्ट्स हैं, एल्डर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स की फॉर्म में हैं, टीचर्स की फॉर्म हाँ। में हैं, किसी भी तरह से जो उनको सुपरवाइज कर रहे हैं, वो भी बड़ी फिक्सेशन में है कि यार हम क्या करें। एक तरफ तो हमने इन्हें वो तमाम एक्सपोजर दे दिया, वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास हैं, और एक तरफ हमारे ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं जो कि इसको अलाउ ही नहीं करते, हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता। सो वो सब चीज़ें उनके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन की तरह जो है ना, वो बार बार उससे जाके टकरे मारते हैं और फिर फॉल बैक करते हैं, और ये सब। डॉक्टर साहिबा, आपको क्या लगता है, आपने सोशल मीडिया के हवाले से बात की है, सोशल मीडिया की वजह से एक कंपैरिजन ट्रैप में हम फंस गए हैं, या फिर हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ गया है कि मेरा पार्टनर इस तरह का नहीं है, या फिर मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए। ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे लवी डवी पिक्चर्स भी होती हैं, कपल गोल्स के हैशटैग भी यूज़ हो रहे होते हैं। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया की वजह से हम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया, और मैं इस पे सोच रही थी कुछ दिन पहले भी कि देखिए, मोहब्बत का जज्बा तो कभी भी ख़त्म नहीं होता ना। मोहब्बत तो वो है जो कि जब पहले दुनिया में ज़िंदगी, पहली ज़िंदगी आई, उससे लेके आज तक मोहब्बत तो है ना। वो एक ऐसा जज्बा है जो कि इंसानी फितरत का जज्बा है, तो उसने ख़त्म नहीं होना, लेकिन उसकी फॉर्म्स चेंज हो रही हैं। फिर मोहब्बत हम सीखते भी हैं ना। लेकिन तो पहले जो मोहब्बत हम सीखते थे, लेकिन नहीं, सॉरी टू कट यू, लेकिन यहाँ पे मोहब्बत का जो एक मेरे ख्याल से कॉन्टेक्स्ट था वही चेंज हो गया। अब तो वो मोहब्बत की जगह पे सिचुएशनशिप आ गई है, लव बॉम्बिंग आ गई है, घोस्टिंग आ गई है, या फिर एक कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग भी आ गई है। और इस तरह के रिलेशनशिप्स फिर कैसे सक्सीड करेंगे आगे? जी, मैं इसी पे बात कर रही थी कि मोहब्बत जो है ना, सीखते भी हैं। तो जैसे अब ट्रांजिशन हो रही है ना, तो मोहब्बत के सीखने के अंदाज भी बदल रहे हैं ना। पहले जो मोहब्बत सीखते थे लोग, वो सीखते थे सूफिया इकराम से, बिल्कुल, वो सीखते थे बुल्ले शाह से मोहब्बत, ठीक है। अब आप उनके कॉन्सेप्ट्स देखें, गज़ाली के कॉन्सेप्ट्स देखें मोहब्बत के, आप जो हमें एक ट्रेडिशनल सी 4-5 कहानियाँ पता थी मोहब्बत की, हीर रांझे की, सस्सी पुन्नू की, अब वो मोहब्बत के कॉन्सेप्ट्स थे, रोमियो जूलियट की। इवन कि आप इंग्लिश लिटरेचर उठा के देख लें, उसमें भी मोहब्बत का एक बड़ा खूबसूरत सा एंगल हमें नज़र आता था। उसमें हमें सेक्रीफाइसेस नज़र आती थी, उसमें हमें पेशेंस नज़र आती थी, उसमें हमें इंतज़ार नज़र आता था। ये तमाम लवाजमात थे जो उस वक़्त की मोहब्बत को फ्रेम कर रहे थे, और लोग मोहब्बत को इस अंदाज से सीखते थे और परखते थे। अब मोहब्बत कौन सिखा रहा है? अब मोहब्बत सिखा रहा है आपको सोशल मीडिया, जिसको आपने हाईलाइट किया, ठीक है। अब उस सोशल मीडिया पे आपको मोहब्बत की फॉर्म्स कौन सी नज़र आ रही हैं? इसने कैसा ड्रेस पहना है, इसने कैसा ड्रेस गिफ्ट किया है, इसने उसको कौन सी ज्वेलरी गिफ्ट की है, उसका पार्टनर जो है वो उसको किस होटल में लेके जाता है, ठीक है, कौन सा खाना खिलाता है, पार्टनर्स ढूंढे जाते हैं, इवन के बर्थडे पार्टीज कैसे सेलिब्रेट की जाती है, कितने इवेंट्स मनाए जा रहे हैं, कितने वो मनाए जा रहे हैं। तो आप देखें कि अब मोहब्बत हमारी जो जेन ज़ी है ना, वो इनसे सीख रही है। सो वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वहाँ पे आपको
मतलब अमारत की कोई लिमिट नजर नहीं आएगी, मतलब हाँ, महंगे से महंगा गिफ्ट हाँ, नजर आएगा। अब वो सारा जो कंपैरिजन है वो तमाम का तमाम उनको कॉम्प्लेक्स में भी लेके जाता है। बिल्कुल, आपके पास देखे ना, एक चीज है कि वेयर यू स्टैंड, आप हाँ, कहाँ पे रुके हुए हैं, कहाँ पे ठहरे हुए हैं, आपके पास क्या चीजें हैं, हाँ, और एक तरफ ये कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। बिल्कुल, सो आप क्या वो सब चीजें अचीव कर पाते हैं? तो जब हाँ, नेचुरली आप अचीव नहीं कर पाते हैं तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आती है, बिल्कुल, और यू जंप हुँ, ओवर अदर्स। आप कहीं एक जगह ठहरते नहीं हैं। वही हाँ, बात जो मैंने पेशेंस और वेट वाली बात की कि पहले मोहब्बत होती थी तो वो कहा जाता था कि यार आज ये लड़की या लड़का जो है अभी बिल्कुल यंग उसके अंदर है, मोटर बाइक हाँ, पे बैठे हाँ, हैं, कल को थोड़ा कमाएंगे, मेहनत बिल्कुल, करेंगे, थोड़ी अच्छी गाड़ी लेंगे, फ्यूचर फिर बड़ी प्लानिंग गाड़ी होती लेंगे। थी। ठीक है, अब हाँ, पहले दिन से लड़की ये कहती है कि भाई मैं मोटर बाइक पे नहीं बैठ सकती, द सर्च ऑफ एलीट पार्टनर्स। बिल्कुल। हाँ, सो वो कहती है कि अगर मुझे एक बड़ी गाड़ी वाला कोई बंदा बिल्कुल, मिल रहा है तो मैं उसकी तरफ क्यों ना जाऊं। हाँ, सिमिलरली लड़के भी जो हैं वो ये देखते हैं कि भाई हमें जो है अगर एक वक्त में 4 से 5 लड़कियां बिल्कुल, हमारी पसंद की, हुँ, एक के हमें बाल लंबे पसंद हैं, एक की हमें चाल पसंद है, एक के हमें नाक पसंद है, एक अच्छा की ये हमें आंखें बेंचिंग पसंद। का रुझान भी सो बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप ये देखेंगे जब इतनी हाँ, सारी अवेलेबिलिटीज होंगी तो फिर वो तो करेंगे ना इस सबको सफर। अब बिल्कुल, यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि हम उन्हें टीच कैसे कर सकते हैं, बट हाँ, एक्चुअली देयर टीचर इज इन लव इज नाउ सोशल मीडिया, जिसपे हाँ, कि इतनी मल्टीपल चीजें हैं, जिसपे अब बहुत सारे आपको पता है वीलॉगर्स, ट्रेंडिंग वीलॉगर्स, और वो उनको बिल्कुल, फॉलो करते हैं, हुँ। उनको सब करने की कोशिश करते डॉक्टर हैं। साहिबा अभी हम यही बात कर रहे थे द सर्च ऑफ एलीट पार्टनर्स। पहले जब पार्टनर कोई भी ढूंढा जाता था या आपको कोई पसंद आ रहता था तो बात होती थी शादी की, कि शादी करनी है। आजकल तो बात शादी की होती ही नहीं है। आजकल तो ये कहा हम्म, जाता है लेट्स गो विद द फ्लो, लेट्स हम्म, सी वेयर इट गोज। सिचुएशनशिप की तरफ जाते हैं, बेंचिंग की तरफ जाते हैं, कीप द डोर्स ओपन, अपने हम्म। पास ऑप्शंस रखें। तो ये वाली चीज़ें सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा आम हुई है या फिर जो जेनजी है वो अपने माँ बाप से दूर हुई है? देखिए दोनों फैक्टर्स हैं। माँ हाँ, बाप से दूरी जो है ऑफ कोर्स उसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं। माँ बाप से दूरी में सबसे हुँ, पहली चीज़ यही है कि अब बच्चों के पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। हुँ, पिछले दौर तक जब तक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, हाँ, इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड होती थी, तब तक बच्चों को भी अपने राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता था। हुँ, बच्चों को ये कोई और ऐसे लोग अवेलेबल नहीं थे, उन्हें यही पता था कि इतनी ही शेयरिंग काफ़ी होती है, बाकी हाँ, अपने तक रखनी होती है। हाँ, अब उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स को हमारी हाँ, कंप्लीट जो है ना वो उनको एक एज ए फ्रेंड हमें सुनना चाहिए और बात करनी चाहिए, और पेरेंट्स हाँ, कहीं पिछले माइंडसेट में फिक्स्ड हैं। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि अपनी बेटी से इस टॉपिक पे बात करना कि तुम्हें कोई लड़का पसंद है हाँ, या पसंद करता है हाँ, या तुम्हारा किसी रिलेशनशिप है, ये बहुत ऑकवर्ड बात है, बिल्कुल, इस पे बात नहीं होनी चाहिए। या हाँ, तुम्हारी कोई ऐसी नीड है, तुम्हें कुछ ऐसा लगता है, कुछ में अट्रैक्ट करती है कोई हाँ, चीज़, सो उन्हें लगता है कि दिस इज़ वेरी ऑड टू टॉक अबाउट इट। हुँ, लेकिन लड़की ने ये सीख लिया है कि दिस इज़ नॉर्मल, ठीक आई है, नीड टू टॉक अबाउट इट। इट्स द न्यू नॉर्मल। हाँ, यस, हुँ, इट्स अ न्यू नॉर्मल। अब जब वो अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाती है तो वो इर्द गिर्द अपनी या तो फ्रेंड से बात करेगी, या हाँ, फिर कहीं भी जहाँ उसको स्पेस मिलेगी, हाँ, कोई भी लड़का उसकी 4 तारीफें आके कर देगा या उसको टाइम दे देगा कि हाँ, नहीं, आई एम अवेलेबल 24 आवर्स फॉर यू, तुम दिन में मुझसे बात कर सकती हो, रात में हुँ, बात कर सकती हो, तो वो ऑटोमेटिकली उस तरफ अट्रैक्ट होगी और वो बात करने की हाँ, कोशिश करेगी। सो ये जो डिफरेंस है, इसने पेरेंट्स को ऑफ कोर्स दूर नहीं किया लेकिन लिमिटेड कर दिया। पेरेंट्स को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, पेरेंट्स को उनके मुताबिक अपने आप को ओपन करना पड़ेगा ठीक है, ताकि वो उनकी बात सुन सकें। हाँ, अच्छा, और ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि उस टाइम पे करना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली ये जो हमारे इनर फीलिंग्स होती है ना, हमारे बचपन का कहीं पार्ट होती हैं। हमें हाँ, बचपन में कैसी मोहब्बत मिली, कैसी इमोशनल बॉन्डिंग बिल्कुल, मिली, हमें हुँ, कैसा ट्रस्ट मिला, हाँ, हमें कैसा इन्वायरमेंट मिला, ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है आपके लेटर एजेस में जाके। ठीक है, सो अगर कहीं बचपन में कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास आपके ऐसे रहे हुँ, हैं, कोई ऐसी आपको आपका कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग नहीं रहा अपने पेरेंट्स के हाँ, साथ या सिबलिंग्स के साथ, तो फिर आप दूसरे लोगों में उनको तलाश करना शुरू करते हैं, ठीक है, और वो फिर आपको जो है आप समझ लें ट्रैप करने की कोशिश हाँ। करते हैं, आपको ओवरकम करते हैं, और आप फिर इस दलदल में फंसते चले डॉक्टर जाते साहिबा हैं। सोशल मीडिया की ही हम बात को आगे लेके चलेंगे। आजकल सोशल मीडिया की वजह से ना राब्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और जब वो राब्ते फ्रेंडशिप्स में बदलते हैं और फ्रेंडशिप के बाद घोस्टिंग में बदलते हैं, उसके बाद आपको अकेलापन फ़ील होता है, लोनलीनेस फ़ील होती है। और बहुत सारे ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां वो कहते हैं हम अकेला फ़ील कर रहे थे इसलिए हमने सोशल मीडिया पर चैट करना शुरू कर दी या फिर दोस्ती करना शुरू कर दी, जिसके आउटकम्स बहुत ख़तरनाक होते हैं। इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, ये अकेलापन कैसे दूर करें?
अच्छा, ये अकेलापन एक तो बहुत सीरियस हो सकता है कि जो वाकई में आप कोई बहुत सीवियर ट्रॉमा से गुजरे हैं और आप उसके बाद तन्हाई का शिकार हैं और आपको लग रहा है कि ज़िंदगी जो है बेमकसद है। लेकिन एक अकेलापन जिसमें आप समझ लीजिए कि कोई बेचैनी की कैफियत है और आपको एक आदत हो गई है कि आपने मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना है और आपको फौरी कुछ नया चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सोशल मीडिया देख रहे होते हैं तो आप किसी एक रील पे, किसी एक मूवी पे आप स्टक नहीं कर रहे होते, आप एक चेंज चाहते हैं। अच्छा, उससे जो है ना आपकी ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं। सिमिलरली यही चीज़ जो है वो रिलेशनशिप्स के अंदर भी हो रही होती है। ठीक है, उसमें क्या है कि आपको लगता है कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं किसी को। हाँ, ठीक है, आपने सोशल मीडिया के थ्रू किसी को एक्सेस किया या फिर वैसे भी इन पर्सन भी आप किसी से मिल रहे हैं और आप उससे बातचीत करना शुरू कर देते हैं और आप फौरी तौर पे उससे अटैच हो जाते हैं और फिर एकदम से गायब हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको उस टाइम की जो ज़रूरत थी, यानी आप रात के कोई 2 घंटे फ्री थे और आपने उस टाइम पे बातचीत कर ली और उसके बाद आप टाइम किल करना था आपको और उसके बाद आप गायब हो गए। बिल्कुल, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल वैसे ही आपके अंदर केमिकल्स क्रिएट करती हैं आपके ब्रेन में, जैसे कि कोई भी और नशा कर रहा होता है। कोई भी और ड्रग्स जो हैं आपको वो स्टिमुलेशंस दे रही होती हैं आपके ब्रेन को। सो आप उन स्टिमुलेशंस को एक्टिवेट करने के लिए सब करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ आप किसी इंसान के साथ मुसलसल कर रहे हो, घोस्टिंग बेसिकली ये है कि आप एक ही किसी इंसान के साथ मुसलसल 4 से 5 दफ़ा यही एक्शन करते हैं। तो वो हो सकता है कि जिसके साथ आप कर रहे हैं वो इमोशनली बड़ा स्ट्रांगली कनेक्ट हो आपके साथ। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, वो उसको तो नहीं पता कि आप उसके साथ ऐसा कर रहे हैं कि आपने गायब हो जाना है, लेकिन वो इस चीज़ को सफ़र कर रहा होता है कि जब आप एक बार उससे कनेक्ट हुए, दूसरी बार हुए, तीसरी बार आप गायब हो गए, तो वो आपके पीछे पीछे आएगा, वो आपको कॉल्स करेगा, वो मैसेजेस करेगा। ठीक है, और आप जो है वो आप गायब हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। मोस्टली कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इलनेसेस होती हैं जो कि इस तरह के लोग कर रहे होते हैं। ठीक है। सो आपको जैसे ही पता चल जाए बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नेवर गो बिहाइंड एनीबॉडी लाइक दिस। जब आपको पता लग जाए कि रिपीटेडली, देखें एक चांस हो सकता है किसी के साथ ऐसा, लेकिन 2 से 3 दफा आप किसी को ऐसा चांस नहीं दे सकते। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसे रिलेशनशिप्स में आपको फौरी तौर पे क्विट करना चाहिए बगैर सोचे समझे, नॉट गिव अ सेकंड थॉट टू इट। ठीक है जनाब, सॉल्यूशन भी आपको मिल गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमने देखा है कि अक्सर लोगों की शादियाँ हो जाती हैं और शादी के बाद भी वो कहते हैं हमें तो सच्चा प्यार ही नहीं मिला, हालांकि 3-4 बच्चे भी उनके हो चुके होते हैं। उसके बाद फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाते हैं कि बीवी ने हमें टाइम नहीं दिया, हमें सच्चा प्यार नहीं मिला, और उसके बाद हमने फिर बाहर देखना शुरू कर दिया लड़कियों को, या दोस्ती करनी शुरू कर दी। ये किस हद तक खतरनाक है हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे जो नॉर्म्स हैं उनके लिए? देखें, ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी में हमें इस टाइम बहुत कॉमनली ये केसेस नज़र आते हैं। अच्छा, पहले कुछ ढके छुपे रहते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी की वजह से ना आपके बहुत जल्दी ये डिस्क्लोज हो जाते हैं। और जैसे मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं तो उनमें यही होता है कि डिस्क्लोज हो जाते हैं ड्यू टू मोबाइल। मोबाइल की वजह से बहुत जल्दी वो डिस्क्लोजर जो है ना वो हो जाता है और किसी भी फॉर्म में हो जाता है। बल्कि पिछले दिनों मैंने एक और जगह भी ये बताया कि एक हस्बैंड जिसको वो लेके आए कि इसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, अचानक से बेहोश हो जाता है और हमें समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो जब सब मैंने उसको पूछा और सारी वो केस हिस्ट्री मेरे सामने आई, तो वो ये हुआ कि उसका कोई रिलेशनशिप था बाहर हस्बैंड का, और वो डिस्क्लोज हो गया उसकी वाइफ पे भी। और ज़ाहिर है जब वाइफ पे डिस्क्लोज होता है तो वाइफ फिर जो है ना वो भी पेशेंस नहीं रखती है, वो भी फौरी तौर पे पूरी फैमिली में जो है वो डिस्क्लोज कर देते हैं, खास तौर पे पेरेंट्स को उनके। अब वहाँ पे जो आदमी है ना वो बेचारा, उसके पास कोई और चारा नहीं होता बेहोश होने के अलावा कि वो सिंपैथीज ले सके, ठीक है, और वो सारी चीज़ें गेन कर सके। सो इस तरह के इफेक्ट्स, यानी अब वो देखेंगे जब वो बेहोश हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई बेहोश हो रहा था या वो बेहोश होना नहीं चाह रहा था। एक्चुअली वो उस स्ट्रेस में से गुजर रहा होता है उस वक्त कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, उसको समझ नहीं आ रही होती। और फिर सारी जिंदगी वो इस गिल्ट में जो है वो गुजारता है। और वो गिल्ट जो है वो उसकी फैमिली के सामने भी रहता है, उसके बच्चों के सामने भी रहता है, और खुद उसके सामने भी रहता है। वो अच्छे से अच्छा भी बन जाए ना तो उसको उसी चीज पे जज भी किया जाता है कि इसने एक दफा ये हरकत की थी और उसकी सारी एफर्ट्स एक तरफ
और सारी चीजें एक तरफ। ये वो बात है जो आप पूछ रही थी कि इसके नुकसानात क्या होते हैं। बिल्कुल। सो आप समझ लीजिए कि आपने एक दफा की आपकी हुई गलती, वक्ती अट्रैक्शन और ये सब चीजें जो आपको बहुत बाहर की दुनिया में बहुत ग्लैमराइज्ड नजर आती हैं, जो आपको अपने घर की बीवी में नजर नहीं आ रही होती हैं, आपको बाहर वक्ती तौर पे तो नजर आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद आपका फैमिली का सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। बिल्कुल। वो आपकी की हुई वक्ती गलती जो है आपको थ्रू आउट द लाइफ भुगतनी पड़ती है, बिकॉज दिस इज अ पाकिस्तानी सोसाइटी, वी नेवर फॉरगिव। हम कभी माफ नहीं करते। never forget and we never forgive. Yes, we never forgive. हम कभी माफ नहीं करते हैं। हम हमेशा एक ही चीज के ऊपर, हमेशा एक इंसान को उसके माजी के ऊपर जज करते रहते हैं। ठीक है। So, सोच समझ लीजिए कि आपने क्या करना है, कि आपने ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स जो हैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू करना है, और अगर अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुए ना कहीं, तो इसको खुद ही क्लोज करके सुकून से अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारें। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, एक और चीज चलें तो शादीशुदा हमने कपल्स की बात करी ना, बहुत सारे नौजवान मिलेनियल्स ही हैं, वो सिंगल हैं आजकल, उनके ऊपर शादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ किस हद तक इफेक्ट होती है कि एक तो उनका बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो टिकिंग कर रहा होता है, उसके बाद फिर सोसाइटल प्रेशर भी होता है, फिर वो कहते हैं बस अब जो मिल रहा है कर लो, शादी कर लो। तो ये वाला स्ट्रेस, ये वाला डिप्रेशन किस हद तक खतरनाक होता है सिंगल लोगों के लिए? देखिए, इसमें आपके ना दो पहलुओं पे आपने बात की है। एक तरफ तो ये है कि वो दे आर फीलिंग सिंगल और उन्हें लगता है कि हमें मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप नहीं करनी है। ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है कि वो चाहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी, क्योंकि हम अगर शादी करेंगे तो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमें एक पूरा फैमिली को ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि पहले आज़ादी खत्म हो जाएगी। जैसे पहले था तो वो अंदाज़ा नहीं होता था, वो कहते थे कि हाँ शादी होगी, उसके बाद खुद ही सब कुछ होता चला जाएगा। अब आज का जो यंग वन है ना, उसको पता है कि शादी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। शादी के बाद आपको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, आपको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, आपको अपने आप को कैद भी करना है एक इंसान के लिए, और आपको एक घर भी चलाना है। ठीक है, सो वो एक्सपोजर उसको मिल चुका है। अब वो कहता है कि यार मैं इससे जान कैसे छुड़वाऊँ, मैं ठीक है बस एक वक्ती रिलेशनशिप्स में रहता हूँ जिसमें आपने मुख्तलिफ नाम लिए, सिचुएशनशिप है, लिविंग रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सब कुछ ये हो रहा है कि जब तक हम साथ हैं तो ठीक है। सो इसमें जो है ना कई वजूहात होती हैं। साइकोलॉजिकली बैक एंड पे लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, उनके अटैचमेंट स्टाइल्स का इशू हो सकता है, दे हैव सम फियर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके अंदर वो खौफ होता है, वो इमोशनली वीक होते हैं, दे हैव सम ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड जिसकी वजह से वो कोई भी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे होते। सो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। इसमें भी आपको काउंसलिंग बहुत हेल्प आउट करती है। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता ना, देखें जो भी कार्मा इज देयर कि आपने जो कुछ भी इस दुनिया में किया ना वो रिटर्न होके आपके पास आना ही आना है। सो अगर आज आप सोच रहे हैं कि आपने वक्ती तौर पे 1-2 साल किसी को रिलेशनशिप में रखा और उसके बाद कोई बात नहीं, खत्म हो गया, अब तो मेरी तो शादी हो गई और पीछे क्या होगा, नेवर फॉरगेट कि दैट विल रिटर्न यू बैक। यूनिवर्स इज सर्कुलेटिंग ना, तो वो कहीं ना कहीं से आप तक पहुंच जाना। ठीक है। सो उसको अवॉइड करने के लिए अगर आपको कहीं लगता है कि आप इमोशनली वीक हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो सीक द हेल्प। आप हेल्प लें, आप किसी काउंसलर की हेल्प लें, आप थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें। दे कैन गाइड यू, दे कैन गिव यू अ डायरेक्शन। वो आपके सामने आपके सारे गुड्स एंड बैड्स रख के आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको इसको कैसे सॉर्ट करना चाहिए। एस्केप इज नॉट अ वे। ठीक है, ये तो एक एंगल हो गया ना। दूसरा एंगल जो आपने कहा जो लेट 20s में, लेट 30s में शादी कर लो। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर ऐसे फैसले जो हैं आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें डाइवोर्स रेशोज बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। आपने देखा होगा बिल्कुल कि अभी आजकल सुनने में आ रहा है कि मोर देन 300 डाइवोर्सेस आर बीइंग फाइल्ड इन अ सिंगल डे। ठीक है, जिसमें कि खवातीन की तादाद ज़्यादा है जो कि खुला की भी फाइल करें। अब उसकी रीजंस यही हैं कि आप बगैर सोचे समझे फैसला करते हैं, या फिर एक वक्ती इमोशनल सोसाइटल प्रेशर की वजह से। और नहीं, सोसाइटल प्रेशर नहीं है भाई, सोसाइटल प्रेशर तो जो है सो है ही है। लेकिन अब 21, 22, 23 साल की बच्ची को क्या सोसाइटल प्रेशर है, या लड़के को क्या सोसाइटल प्रेशर है? आजकल तो यंग एज में बहुत शादी करो, शादी सब कुछ है। अब वहाँ पे क्या चीज़ है, वहाँ पे जो चीज़ है, ये प्रॉब्लम है, वो ये है कि आप रिलाई नहीं करते अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर। आप अपनी इमोशंस के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। से स्ट्रॉन्ग, मेक अ वाइज डिसीजन। ठीक है। आपको एक वाइज डिसीजन लेने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है, आपको इमोशनली ड्रैग नहीं होना कि अब मुझे बस इसने क्योंकि मेरे साथ चंद लम्हे गुजारे हैं, मैंने इसके साथ दिन गुजार लिए हैं, अब चलो जी मेरी तो शादी इस पे फर्ज होगी। नो, डोंट थिंक अबाउट इट। आपको वाइसली सोचना है कि अगर मेरे से गलती हो गई है तो उस गलती से आगे मूव ऑन करें,
किसी के ड्रंच में आके, प्रेशर में आके बिल्कुल आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। और इसमें पेरेंट्स का बहुत रोल है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, पेरेंट्स को उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने इतने साल उन्हें स्कूल भेजा, उन्हें ये सिखाया कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपने उसको कैसे डील करना है, अटेंड करना है। बिल्कुल ऐसे उसे सिखाएंगे। अगर आपकी जिंदगी में कोई इंसान आ रहा है तो आपने उसको कैसे अटेंड करना है, कितनी हद तक आपने अपने आप को उसके लिए ओपन करना है, कितनी हद तक आपने उसको क्लोज रखना है। सो वो सारी चीजें भी आप अपने बच्चों को सिखाएं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, स्क्रीन टाइम की वजह से भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल देखने में आ रहे हैं। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है क्योंकि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो भी 30 सेकेंड हो गया है रिसर्च के मुताबिक। स्क्रीन टाइम आपको कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है? स्क्रीन टाइम, ऑफ कोर्स स्क्रीन इज़ एन एडिक्शन। ठीक है। आप जान के हैरान होंगे कि रिहैबिलिटेशन यूनिट्स में बहुत सारे वो लोग भी आ रहे हैं जो कि स्क्रीन एडिक्टेड हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और ख़ास तौर पे बच्चों में स्क्रीन एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। कोई भी जो भी एडिक्शन क्या है बेसिकली, कोई भी ऐसी ड्रग वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप इन्फ्यूज़ करें अपने ब्लड में, दैट इज़ अ ड्रग। वो जो आपके ब्रेन से इन्फ्यूज हो रही है, दैट इज अ मोर डेंजरस ड्रग टू योर ब्रेन। बिल्कुल। और उसकी वजह से सेम वही पैनिक अटैक्स आते हैं, वही सारी ड्रंचिंग और वही फीलिंग आती है जो किसी भी और ड्रग की वजह से आती है। ठीक है, ठीक है। अब उसके फिजिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं, यानी उसमें हार्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं बच्चों के, वेट बहुत ज़्यादा है, आंखों में जो है सुर्खी का आना, लाल हो जाना, खाना नहीं खाते बगैर मोबाइल के। अच्छा, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है ना। मैं आपको बहुत स्वेयर कंडीशन बता रही हूँ कि जो मुसलसल इस चीज़ में रह लेते हैं उनके ऊपर इतने स्वेयर इफेक्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं। सो भाई कंट्रोल दिस। इसकी एक लिमिट होनी चाहिए आपकी स्क्रीन टाइम की। उसकी बजाय आप अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उनका कुछ जो है सॉर्ट आउट करें, उनको सोल्यूशन करें। जो लोग अकेले रहते हैं उनके पास ऑफ कोर्स एक बड़ा आसान और लेजी कंफर्ट जोन है कि यार आपने स्क्रीन लगाई और घंटों में वो जो है ना वो आप देखते रहे। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ दिन में लाजमी होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ये पैनिक अटैक है। इसको किस तरह से ओवरकम करेंगे, क्या सिम्टम्स होते हैं, ये काइंडली बता दें, और किस तरह से हम अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को कम कर सकते हैं। अच्छा देखें, ये जो आपने टर्म्स यूज़ की ना, डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स, हम थोड़ा सा इसको पहले ब्रीफली बात कर लेते हैं क्योंकि आजकल जो है हमें ये बहुत कॉमन सुनने को मिलता है। छोटा बच्चा भी कह रहा होता है मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अब क्या वो वाकई डिप्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बड़ा भी यही सोच रहा होता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। देखिए, इट्स वेरी कॉमन कि हम बाज़-औक़ात किसी भी मसले के बोझ तले दबे हुए हो सकते हैं, कभी आने वाले कल का खौफ हमें हो सकता है, और बाज़-औक़ात हमें ऐसा भी लगता है कि ज़िंदगी बेमकसद हो गई। अब ये जो 3 जुमले मैंने बोले हैं ना, इनका अलग मतलब समझ लीजिए। अब जब मैंने ये पहले कहा कि किसी मसले के बोझ तले दबे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप यूर अंडर सम प्रेशर, यूर अंडर सम स्ट्रेस। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि आपको इम्तिहान पास करना है। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है आपको अच्छी नौकरी ढूंढनी है, आपके ऊपर सोशल प्रेशर है कोई। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है। और इस स्ट्रेस की वजह से आपको ये लगता है मैं कल ये नहीं कर पाऊंगा, ये क्या होगा, वो एक फियर की जो कैफियत जनरेट होती है, दैट इज एंजाइटी। ठीक है, वो आपको एंजाइटी है, जिसमें कि आपको एंजाइटी में पैनिक भी हो सकते हैं, आप एंजाइटी में आपको सांस फूल सकता है, एंजाइटी में आपके हाथ पांव सुन्न भी हो सकते हैं, हाथ पांव कांपना भी शुरू हो सकते हैं, हार्ट बीट तेज भी हो सकती है। दिस इज एंजाइटी। और एक मेरा जुमला और याद रखें कि एंजाइटी में यू फेस चैलेंज। अच्छा, एंजाइटी में आपके पास चैलेंज होता है। ठीक है, ये मैंने करना है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या ये मैं कर नहीं पाऊंगा। यू आर इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कि कैसे होगा। सो ये चीज जो है, ये इट्स अ गुड साइन। एंजाइटी अगर एक हद तक रहती है तो एक अच्छा साइन है। और ऑफ कोर्स आप जो सोल्यूशंस आप कर लेते हैं, इसकी एग्जांपल देखें, बड़ी कॉमन सी, आपके घर में अगर आपको एकदम से पता लगता है मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, तो आप फौरी तौर पे आपको एंजाइटी होती है, अच्छा हाथ पांव फूलते हैं, मैं क्या करूं। लेकिन आप एक उसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं, और आपने जो काम एक हफ्ते में समेटना होता है, आप अपने घर को आधे घंटे में क्लीन कर लेते हैं और वो सारा काम हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में बैठा हुआ स्टूडेंट 3 घंटे मुसलसल बैठ के लिख लेता है, जो कि आप आम हालात में नहीं लिख सकते। आपको कोई कहे ना 3 घंटे लिखो, नहीं लिख सकते। सो दिस इज अ गुड साइन ऑफ एंजाइटी। लेकिन वो सिचुएशन जिसमें आप
सॉर्ट नहीं कर पा रहे हो और एक मुसलसल उस कंडीशन में रह रहे हैं, आपको मसले का हल नहीं समझ आ रहा, सो वो एक मुस्तकिल एंग्जाइटी बन जाती है, जो कि फिर मेडिकली आपको ट्रीट करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज ये आगे कि आप एक मुसलसल एंग्जाइटी की कैफियत में रहे, एक स्ट्रेस आपके ऊपर ऐसा रहा जिसको आप सॉर्ट नहीं कर पाए, और वो यही चीज आपको बहुत लंबे अरसे तक आपके साथ चलती रही, तो वो डिप्रेशन की फेज में जाती है। ठीक है। डिप्रेशन बहुत कॉमनली हम बात करते हैं, लेकिन इसकी जो वजूहात हैं वो एनवायरनमेंट से ज़्यादा कहीं मेडिकल होती हैं। ठीक है। जिन लोगों के अंदर मेडिकली कुछ ऐसे मौजूद होते हैं, रीजंस होती हैं, वो लोग ज़्यादा टेंडेंसीज होती हैं, वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है। अदरवाइज बहुत कम होता है, लेकिन हो सकता है जैसे ज़िंदगी में आपके किसी बहुत प्यारे इंसान का खो जाना, आपका कोई बहुत सीवियर एक्सीडेंट लाइफ में हो जाना, कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाना, जैसे बिजनेस का लॉस हो जाना, सो ये चीजें आपके अंदर डिप्रेशन लेके आ सकती हैं। ठीक है। सो इनको आप ट्रीट भी अलग अलग करना है आपको। बिल्कुल। ठीक है। सो डिप्रेशन में 3 चीजें मैं आपको बता देती हूँ डिप्रेशन की। इफ यू फील हेल्पलेस, इफ यू फील होपलेस, एंड इफ यू फील वर्थलेस। यानी आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, आपको कोई सहारा नजर नहीं आ रहा, आपको जिंदगी में कुछ भी लग रहा है कि ये बस खत्म है, जिंदगी खत्म है, ये आपको महसूस हो रहा है, या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जिसको ये महसूस हो रहा है, तो डोंट वेट फॉर एनी मोर टाइम, जस्ट गो फॉर हेल्प। आप हेल्प सीख करें। डिप्रेशन बहुत हद तक ट्रीटेबल है। एक ये ख्याल भी किया जाता है ना, इट्स अ डेंजरस देन ए कैंसर, क्योंकि कैंसर में आप खुद नहीं कर रहे होते, डिप्रेशन में आप अपने आप को खुद मार रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इट्स वेरी मच ट्रीटेबल अगर आप इसको टाइमली डायग्नोज करें। चलिए स्पेशलिस्ट के पास तो जाएंगे ना, लेकिन लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? लाइफस्टाइल हेल्प्स अ लॉट। बिल्कुल। लाइफस्टाइल तो आपको बताया, आजकल हमारे जो बिजनेसेस चल रहे हैं ना डॉक्टर्स के, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से वेरी ट्रू, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। ठीक है। और ये जो जितनी भी साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं जिसमें के बायोलॉजिकल रीजनिंग इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल। ठीक है। आप क्या खा रहे हो, आप कितना सो रहे हो, आप किन लोगों से बातें कर रहे हो, आपके इर्द गिर्द लोग कौन से हैं, आपके रिलेशनशिप्स कौन से हैं, बस ये 3-4 चीजें आप नोट कर लीजिए और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। ठीक है। यानी आपका खाना क्या है, इफ यू आर ईटिंग ए हेल्दी फूड, आपकी चॉइसेस क्या है फूड में। देखिए, आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है ना, ये चूज आपने करना है कि आपने अपने लिए खाना क्या चुनना है, कि आपने प्रोसेस्ड फूड लेनी है या आप 5 मिनट में खुद भी अपने लिए कुकिंग कर सकते हो। और हेल्दी हेल्दी चॉइसेस। ठीक है, इट्स योर ओन, इन योर पॉकेट एंड योर हैंड्स। इसी तरह से आपने सोना कितनी देर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम सुनते थे कि भाई ज़्यादा देर सोना जो है ना, वो आप ख्वाब कैसे देखेंगे और आप ख्वाबों को पूरा कैसे करेंगे। अब रिसर्च हमें ये बता रही है कि 7 से 8 घंटे एक यंग वन के लिए सोना इट्स अ मस्ट। और हर एक की नींद डिफरेंट है। स्कूल जाने वाले बच्चों को कम से कम 10 से 12 घंटे सोना चाहिए। कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों को कम से कम 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। तो अब आप ये सब सोच लें जनजी के कि वो 8 से 10 घंटे सोते हैं या नहीं सोते। बिल्कुल। और इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो कैसे हैं, क्या वो पॉजिटिव हैं, क्या वो प्रोग्रेसिव हैं, क्या वो आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जो आपकी सोच है या आपका जो मकसद है जिंदगी का। सो ये सब चीज़ें आपका लाइफस्टाइल हिस्सा बनती हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर अफाफ मंजूर, और इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि आपकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस ग्रुप में बैठ रहे हैं, किस कंपनी में बैठ रहे हैं, क्योंकि वही आगे डिसाइड करती है कि आप पॉजिटिव रहेंगे या फिर नेगेटिव हो जाएंगे, और इससे आपकी मेंटल हेल्थ किस तरह से इफेक्ट होती है। क्योंकि एक अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक पैदा होने वाला बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक खातून जो प्रेग्नेंट है वो अगर नेगेटिव सोचना शुरू कर देती है कि डिप्रेशन का शिकार है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो पैदा होने वाला बच्चा होगा वो भी डिप्रेशन का शिकार होगा। पलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।